नॉर्थ कोरिया में सजा की शुरुआत जुर्म करने से नहीं बल्कि जुर्म करने के बारे में सोचने भर से हो जाती है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सरकार आपके दिमाग तक में घुसना चाहती है। यानी कि सरकार को अगर शक भर भी हो जाए कि आप वहां के सुप्रीम यानी कि किम फैमिली के खिलाफ सोचते हैं, तो कई बार तो इतना ही काफी होता है आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और सरकार इसे भी थॉट क्राइम मानकर आपको थॉट क्राइम लॉ के तहत सजा दे सकती है। और इसका दायरा इतना बड़ा है कि अगर आप बाहरी दुनिया की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश भी करते हैं या सोचते हैं या साउथ कोरिया के प्रोग्राम वाले डायलॉग्स को बोलने भर लगते हैं, तो आपको लेबर कैंप्स में भेजा जा सकता है। और इन कैंप्स की हालत इतनी खराब होती है कि यहां लोगों से लगातार 14-14, 15-15 घंटों तक काम करवाया जाता है। और हालात इतने बुरे होते हैं कि कई लोग काम करते करते थक कर गिर जाते हैं और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। और जहां बाकी दुनिया में एक व्यक्ति की जिंदगी उसके काम और उपलब्धियों पर खड़ी होती है ना, नॉर्थ कोरिया में लोगों की पहचान पैदा होते ही एक सीक्रेट सोशल रैंकिंग सिस्टम से तय हो जाती है, जहां नागरिकों को कुल मिलाकर 3 कैटेगरीज में अलग किया जाता है। इसमें पहली कैटेगरी कोर क्लास की होती है। इसमें वो लोग होते हैं जिनके पुरखों ने जापान के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, या वो लोग जिन्हें सरकार और सत्ता का वफादार माना जाता है। केवल इन्हीं लोगों को देश की राजधानी में रहने का, पावरफुल पोजीशन को होल्ड करने का, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का और देश की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स पार्टी में शामिल होने का मौका मिलता है। दूसरी कैटेगरी वेवरिंग क्लास की होती है, जिसमें देश की लगभग आधी आबादी हिस्सेदार होती है। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें सरकार लगभग न्यूट्रल मानती है। मतलब ना ही ये लोग किम फैमिली के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और ना ही विरोधी। वैसे इन लोगों का जीवन बड़ा ही सामान्य होता है, लेकिन अगर इन्हें अपना जीवन ऊपर उठाना है तो उसके लिए इन्हें वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करके किम फैमिली के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होती है। और अब आती है तीसरी और आखिरी कैटेगरी। देश की सबसे खराब जीवन जीने वाली लगभग 1/4 आबादी इसी कैटेगरी में आती है, जिन्हें हॉस्टाइल क्लास कहा जाता है। इसमें लेबर कैंप की सजा पाए लोगों के परिवार, प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग और यहाँ तक कि रिलीजियस लीडर्स को भी शामिल किया जाता है। और ये लोग दूर दराज के इलाकों में रहकर माइनिंग और खेती जैसे काम करते हैं और कभी भी ये लोग यूनिवर्सिटीज या पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन ही नहीं सकते। क्लास के आधार पर यह अंतर कितना बड़ा है, इसे इस उदाहरण से समझिए कि 1990s में आए नॉर्थ कोरियन फैमिन के दौरान लाखों लोग भूखे मर गए थे। अकाल में सबका बुरा हाल था। लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान भी सरकार कोर क्लास को पहले राशन देती थी, जबकि हॉस्टाइल क्लास के लोगों को अक्सर उनके बुरे हाल पर ही छोड़ दिया जाता था। इन सब परिस्थितियों के बाद अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश भी करता है ना, तो उसे देशद्रोह का अपराधी माना जाता है। सरकार और किम फैमिली अपनी पूरी ताकत लगाकर यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी इंसान या यहां तक कि जानवर भी नॉर्थ कोरिया की सीमा को पार न कर पाए। और इसके लिए बॉर्डर पर मौजूद सैनिकों को किसी भी हलचल को देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं, भले ही हलचल का जिम्मेदार कोई जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन बंदिशों के पहरे में आजादी अपनी सांस लेने की हवा ढूंढ ही लेती है। और यही कारण है कि इतने इंतजामों के बाद भी हर साल कुछ अंधेरी रातों में बर्फीली नदियों और करंट वाली फेंसिंग के नीचे से जैसे तैसे जिंदगी दांव पर लगाकर रेंगते हुए कोई चीन या साउथ कोरिया पहुंच ही जाता है। लेकिन किम फैमिली अपने खौफ को जिंदा रखने के लिए सिर्फ जेल, बॉर्डर या बंदूकों पर निर्भर नहीं रहती है। सत्ता के खौफ को जिंदा रखने के लिए यहां नागरिकों को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इसके लिए यहां हर हफ्ते मैंडेटरी सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं, जहां लोग अपने गुनाह कबूल करते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि उसने अपने काम में आलस दिखाया, या कोई ये बोलता है कि उसने किम फैमिली के लिए उतनी वफादारी नहीं दिखाई जितनी होनी चाहिए थी। और इन क्रिटिसिज्म सेशंस में अगर किसी पर शक होता है तो उसे सरकारी एजेंसियां पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के हर इलाके में इनमिन बैन नाम के विजिलेंस ग्रुप्स होते हैं, जिनके काम होते हैं लोगों पर नजर रखना। और ये लोग हर छोटी से छोटी बात को नोट करते हैं।
जस्ट लाइक कि कौन देर रात तक जाग रहा है, कौन विदेशी स्टाइल के कपड़े पहन रहा है, या कौन सरकार के खिलाफ बातें कर रहा है। हर छोटी चीज की रिपोर्ट ऊपर तक भेजी जाती है ताकि किम फैमिली के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इंसानी जहन में आने के साथ ही खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में मैंडेटरी मॉर्निंग लॉ लागू है। इसके तहत सरकार हर साल किम फैमिली के लीडर्स की डेथ एनिवर्सरी पर एक सरकारी शोक का ऐलान करती है, लेकिन इसकी शर्तें इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी का भी कलेजा हिल जाए। इस दौरान लोगों को तेजी से रो रो कर इस लेवल का रोना होता है जैसे कोई अपना करीबी मरा हो। किम फैमिली के दुख में शामिल होना होता है। अगर कोई ठीक से दुखी नहीं होता या इस दौरान किसी भी तरह की खुशी को सेलिब्रेट करता है तो बस उसे लेबर कैंप में 6 महीने बिताने पड़ते हैं। यहां तक कि इस दौरान अगर लोगों के अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी उन्हें अपने व्यक्तिगत शोक में शामिल होने की इजाजत नहीं होती है। मृत व्यक्ति के शरीर को राष्ट्रीय शोक की संपत्ति तक के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है और इसके बाद ही अंतिम संस्कार की इजाजत होती है। किम फैमिली ने पिछले कई दशकों में देश के पूरे सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि अब कोई भी बच्चा वहां पैदा होता है ना जब, तो उसके बचपन से ही इसकी नींव रख दी जाती है। स्कूलों में बच्चों को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोलिथिक आइडियोलॉजी रटाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि किम फैमिली सिर्फ राजनीतिक परिवार नहीं, उनके अस्तित्व का आधार है, भगवान है वो। और अगर कोई बच्चा इन्हें बोलते वक्त गलती कर देता है, गलती से भी, तो उसके और उसके पूरे परिवार को शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। 21st सेंचुरी में जब दुनिया का कोना कोना इंटरनेट से जुड़ा है, किम फैमिली ने अपने पूरे देश को एक इंफॉर्मेशन प्रिजन में बदल दिया है। दुनिया के बाकी देशों में लोग टीवी ऑन करते हैं तो उनके सामने हजारों चैनल्स मौजूद होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में टीवी में सिर्फ 4 चैनल्स ही होते हैं। और हैरान मत हो जाइएगा क्योंकि ये चारों पूरी तरह से सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। वैसे वहां ज्यादातर मौजूद टीवी और रेडियो डिवाइसेस पहले से ही सरकारी चैनल्स पर लॉक होते हैं। लोग ना उन्हें बदल सकते हैं और ना ही किसी विदेशी चैनल तक पहुंच सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन डिवाइसेस के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे फॉरेन मीडिया लॉ के तहत सजा दी जा सकती है और ये सजा सिर्फ जेल तक सीमित नहीं होती है। साल 2020 में किम सरकार ने एंटी रिएक्शनरी थॉट एंड कल्चर एक्ट लागू किया है और इसके तहत अगर कोई व्यक्ति साउथ कोरियन ड्रामास, हॉलीवुड मूवीज या फॉरेन म्यूजिक देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 15 साल तक के लिए वही लेबर कैंप्स में भेजा जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग खतरा उठाते हैं क्योंकि कई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स, यानी वो लोग जो किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब होते हैं, उनके मुताबिक USB ड्राइव्स और SD कार्ड्स के जरिए चोरी छुपे फॉरेन मूवीज और ड्रामाज देश में पहुंचते रहते हैं। लोग अंधेरी रातों में खिड़कियां बंद करके इन्हें देखते हैं और अगर बाहर से कोई भी आहट सुनाई देती है तो स्क्रीन तुरंत बंद कर दी जाती है। और यही हाल इंटरनेट का भी है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को ग्लोबल इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है। वहां सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है जिसे कोंगमेओंग कहा जाता है। इस नेटवर्क पर वही चीजें मौजूद होती हैं जिसे सरकार दिखाना चाहती है। यहां तक कि बिना सरकारी अनुमति के किसी भी विदेशी व्यक्ति को फोन करना भी इलीगल है क्योंकि किम फैमिली नहीं चाहती कि उसके नागरिकों को बाहरी दुनिया का सच पता चले। किम फैमिली की कट्टरता राजनीतिक विरोधियों के साथ धार्मिक नेताओं पर भी बराबर है। यहाँ बाइबल या कोई भी धार्मिक ग्रंथ रखना भी किसी हथियार रखने जितना खतरनाक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सीक्रेटली प्रेयर करते हुए या फिर रिलीजियस बुक्स को रखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे वही लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है या कई केसेस में उसे तो मौत की सजा तक मिल सकती है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि यहाँ की सरकार लोगों की पूरी जिंदगी ही डिजाइन करती है। देखिए, वहां पैदा होने वाला इंसान क्या पढ़ेगा, क्या काम करेगा, कितना खाएगा और कितने साल जिंदा रहेगा, ये सब कुछ काफी हद तक पहले से तय होता है। नॉर्थ कोरिया में युवाओं के पास में अपना करियर चुनने की आजादी तक नहीं होती है। ज्यादातर लड़कों को करीबन 10 साल तक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है। अब जरा सोचिए, जिस उम्र में बाकी दुनिया का यूथ कॉलेज जाता है, करियर के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, उस उम्र में नॉर्थ कोरिया के लाखों युवा बंदूकों, परेड्स और सरकारी आदेशों के बीच अपनी जिंदगी बिताते हैं।
और अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री सर्विस से बचने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोह माना जा सकता है और उसकी सजा लोगों की सोच से भी परे होती है। लेकिन सेना ही इकलौती जगह नहीं है जहां सरकार लोगों की जिंदगी तय करती है। नॉर्थ कोरिया में आम नागरिक अपनी मर्जी से नौकरी भी नहीं चुन सकते। सरकार तय करती है कि कौन इंसान फैक्ट्री में काम करेगा, कौन खेती करेगा और कौन माइनिंग जैसे खतरनाक कामों में अपनी जिंदगी झोंक देगा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आपकी मेहनत से ज्यादा आपके क्लास पे निर्भर करता है। और ये सब इसी सोंगबन नाम के सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया हुआ है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में निजी संपत्ति रखने की भी लगभग कोई आजादी नहीं है। जमीन, घर, बिजनेस सब कुछ आखिरकार सरकार के ही कंट्रोल में रहता है। आम लोग सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके मालिक नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ की सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब इंसान के पास खुद का घर, बिजनेस या जमीन होती है तो धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी पर अपना हक लगने लगता है। और ये सोच किसी भी तानाशाह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता को चुनौती देने में सबसे आगे होते हैं। और यही कारण है कि सरकार लोगों को कभी भी इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं देना चाहती, ताकि लोगों का घर, काम और यहाँ तक कि राशन तक सरकार की मेहरबानी पर टिके रहें। और लोग हमेशा इस खौफ में रहें कि अगर उन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो वो जेल से पहले भूख से मर जाएंगे। और इन सब हालातों की जानकारी किसी भी तरह से बाहर की दुनिया तक ना पहुंचे, किम फैमिली ये भी पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है। यानी कि यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। उन्हें कभी भी अकेले घूमने की इजाजत नहीं होती है। हर विदेशी के साथ में सरकारी गाइड्स मौजूद रहते हैं जो सिर्फ रास्ता दिखाने का काम नहीं करते, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि विजिटर वही देखे जो सरकार दिखाना चाहती है। कौन सी फोटो लेनी है, किस बिल्डिंग की तरफ कैमरा घुमाना है और किससे बात करनी है, सब कुछ पहले से तय होता है। अगर कोई टूरिस्ट बिना अनुमति किसी लोकल सिटीजन से बात करने की कोशिश करे या किसी रिस्ट्रिक्टेड जगह की तस्वीर ले ले तो उसे हॉस्टाइल एक्ट माना जा सकता है। इन कानूनों का असली खौफ दुनिया ने साल 2016 में देखा, जब अमेरिका का एक कॉलेज स्टूडेंट ओटो वॉम विर नॉर्थ कोरिया घूमने पहुंचा। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्रिप खत्म होने से ठीक पहले ओटो को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप था कि उसने होटल से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाने की कोशिश की थी। इसके बाद नॉर्थ कोरियन सरकार ने उसे 15 साल के हार्ड लेबर की सजा सुना दी। और फिर करीबन 1.5 साल बाद जब अमेरिका के गंभीर डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद ओटो वापस अमेरिका लौटा तो वो कोमा में था और इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। और आज करीबन 10 साल बीतने के बाद भी कोई ठीक से नहीं जानता कि उन महीनों में ओटो के साथ में क्या हुआ था। और ये कानून केवल विदेशी लोगों के लिए नहीं होते। अगर कोई नॉर्थ कोरियाई व्यक्ति भी देश के एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकारी परमिशन चाहिए होती है। और साथ ही दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पर इलेक्शन होते तो हैं, लेकिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार केवल किम पार्टी के ही कैंडिडेट्स को होता है। यही कारण है कि इतने कठिन कानूनों और दशकों की तानाशाही के बाद भी 2026 के चुनाव में किम जोंग उन को 99.93% वोट्स मिले थे। और कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि ये बाकी के 0.07% वोट्स भी किम फैमिली की मर्जी से ही ओपोजिशन में पड़े थे, ताकि दुनिया को न्यूट्रल इलेक्शन दिखाया जा सके। अब इन सभी कानूनों को एक साथ देखने पर एक चीज तो समझ में आ जाती है कि नॉर्थ कोरिया की ये कानून सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के मन में इतना डर पैदा करने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो सवाल पूछना ही बंद कर दे। किम फैमिली ने पिछले कई दशकों में देश के लोगों की व्यक्तिगत पहचान को खत्म करने का काम किया है, ताकि सब के सब बस सत्ता के या वहां के सुप्रीम किम फैमिली के वफादार बने रहें। और जब इस तरह के सिस्टम दशकों तक लगातार चलते रहते हैं तो लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर बस वो सवाल सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कैद भी सामान्य लगने लगती है। और जब लोग आजादी की मांग छोड़कर गुलामी को ही अपनी जिंदगी मान लेते हैं तो यही किसी भी डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी जीत होती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ कोरिया के हालात देखने के बाद
आप अपने देश में मिलने वाली आजादी के बारे में क्या कहेंगे? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्दी नए और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।